आप सबको मेरा हार्दिक भरा नमस्ते। आज जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटी। तो जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी जो टॉपिक है ये बहुत स्टार्ट तो होता है एक छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। जब हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये डिफॉर्मिटी में परिणत होता है। तो जो डिफॉर्मिटी है तो इसको कैसा हम लोग स्टॉप किया जाएगा, क्या इसका मैनेजमेंट है, कब डॉक्टर पास मिलेंगे, कौन सा डॉक्टर इसके लिए सही है, थोड़ा से आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में बात करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर हैं हम उनको आज हमारा पॉडकास्ट में बुलाएं। उनका नाम है डॉक्टर बी लीला प्रसाद। डॉक्टर बी लीला प्रसाद जो है मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड स्पाइनल सर्जरी है। और ये क्या करते हैं, मतलब बहुत सारा पेशेंट जो कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल पेन, जो भी स्पाइनल रिलेटेड जो पेशेंट आते हैं तो आज तक बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किए। तो उनका जो एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ स्पाइनल सर्जरी ये बहुत वास्ट है। पहले तो उनको हमारा जो पॉडकास्ट का चैनल हेल्थ रूट्स ऑफ इंडिया है उसमें स्वागत करते हैं। सर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते, मैं डॉक्टर लीला प्रसाद, अमूल्य हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जन हूँ। धन्यवाद। सर आज जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्पाइनल जो प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग पेशेंट्स को स्पाइनल प्रॉब्लम होता है और उनको ना पता हुए अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं कि क्या करना है, किस डॉक्टर पास जाना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दे लीड टू स्पाइनल डिफॉर्मिटी। तो आज इसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। सो सर हमारा जो व्यूअर्स है थोड़ा उनको बताइए कि इसमें जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है ये क्या है और ये कैसे स्टार्ट होता है। जी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी मतलब स्पाइन जो रीढ़ का हड्डी होता है उसमें टेढ़ापन। ओके, तो टेढ़ापन को डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो मेजरली डिफॉर्मिटी दो टाइप का होते हैं, दो तरह का होता है। एक है स्कोलियोसिस मतलब साइड बेंडिंग। यस सर। जो हम आगे से देखने से स्पाइन ऐसा सीधा होना चाहिए, तो अगर वो साइड ऐसा बेंड हो गया कि राइट साइड या लेफ्ट साइड तो उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। okay. और दूसरा डिफॉर्मिटी है काइफोसिस मतलब ऐसा जब साइड से देखते हैं तो थोड़ा कर्व होता है। अगर वो कर्व ज्यादा है तो समझो ऐसा सीधा छोटा सा कर्व होना चाहिए, समझो ऐसा हो गया स्पाइन, तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। तो ये दोनों स्कोलियोसिस और काइफोसिस दोनों स्पाइन में मेजर डिफॉर्मिटीज हैं। जैसे स्पाइनल डिफॉर्मिटी की जो स्कोलियोसिस पेशेंट होता है तो आगे से देखने से पता चलता है कि एक साइड झुका हुआ है। करेक्ट। और जो काइफोसिस वाला है वो उसको साइड से देखने से पड़ता है। आगे से भी देखने से भी पता चलता है क्योंकि वो ऐसा रहता है। तो मैं कोड कर सकते हैं, लेकिन साइड से देखने से अच्छा पता चलता है। तो सर ये जो स्कोलियोसिस बोले, काइफोसिस बोले, तो जो दो मेजर टाइप का जो डिफॉर्मिटी होता है स्पाइनल में, तो उसका कॉजेस क्या क्या होता है और ये कैसे स्टार्ट होता है? स्कोलियोसिस ज्यादातर गर्ल्स में होता है, यंग लड़कीज में होता है। इसका कॉज मतलब ज्यादातर केसेस में स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है। इसको इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। इडियोपैथिक मतलब उसका कॉज पता ना हो तो उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। ज्यादातर ये एडोलसेंट एज में शुरू होता है। एडोलसेंट एज मतलब 11 to 14, तो ये 11 से 14 एज में लड़कियों में शुरू होता है। तो ये मेजर वैरायटी ऑफ स्कोलियोसिस है। कई स्कोलियोसिस वैरायटीज बचपन में ही शुरू होती है, मतलब बाय बर्थ ही शुरू होती है, कंजेनिटल बोलते हैं। पैदा होने से ही उसको हड्डी में थोड़ा फॉल्ट होता है, तो एक हड्डी एक साइड ग्रो होता है, एक साइड नहीं ग्रो होते, तो इसकी वजह से वो ग्रोथ में इम्बैलेंस होता है और जो साइड ग्रो होता है उस साइड बेंड आता है, जो साइड ना ग्रो होता है उस साइड ऐसा दूसरा बेंड आता है। तो ये मेजर कॉज है इडियोपैथिक। दूसरा है पैदा होने से, जो कंजेनिटल बोलते हैं ना, जो जब पैदा होते हैं वो बोन डिफेक्ट से पैदा होते हैं, तो इसकी वजह से भी आता है। और तीसरा ये जो अडल्ट्स में आता है वो डिजेनरेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो वेयर एंड टियर की वजह से। अडल्ट्स मींस एज कितना? अडल्ट मतलब अबाउट 20 अडल्ट बोलते हैं, लेकिन ये जो अडल्ट स्कोलियोसिस है वो एल्डरली एज में आता है, 50 के बाद, 60 के बाद, क्योंकि वो ज्यादा वेयर एंड टियर की वजह से आता है। बट मेजर टाइप है गर्ल्स में जो आता है वो अडल्ट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है। इडियोपैथिक वो लगभग 100-1000 लड़कियों में एक आता है, मतलब 1 in 1000। लड़कों में भी आता है लेकिन लड़कियों में ज्यादा कॉमन है। ये स्कोलियोसिस जो होता है क्या कि कभी कभी हम जो देखते नोटिस करते हैं कि कुछ बच्चे खड़े होने के टाइम में पता चलता है कि स्कोलियोसिस है। ऐसा कुछ होता है क्या? स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस ऐसा कुछ होता है? अभी जो हम बात करें वो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की है। नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है वो टेम्पररी है। टेम्पररी स्कोलियोसिस है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कुछ जो मतलब पैर में जो दर्द आता है डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, अगर वो पेन ज़्यादा है
तो पेशेंट एक तरफ ऐसा टिल्ट होता है, होता है। तो वो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है। वो पेन कम होने के बाद वो कम हो जाता है, ओके। तो वो नॉन स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस मतलब हड्डी में चेंज होता है, हड्डी का शेप थोड़ा चेंज होता है, तो ये स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है। सर ये जो आप इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोल रहे हैं, इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है और जैसे अडल्ट स्कोलियोसिस है और एक है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस। तो कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जो कि उनको क्या होता है कि जैसे कि वो कुछ हेवी लिफ्टिंग करते हैं या फिर पूर पोस्चर में बैठते हैं, उसके वजह से स्कोलियोसिस होने का चांसेस होता है? जी, वो ऐसा नहीं होता है। पोर पोस्चर या हेवी लिफ्टिंग से दूसरा प्रॉब्लम होता है। Okay. पोर पोस्चर से बैक पेन आ सकता है, लेकिन स्कोलियोसिस नहीं होता है। Okay. वैसा भी हेवी लिफ्टिंग से बैक पेन आ सकता है, डिस्क प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन स्कोलियोसिस काइफोसिस नहीं हो सकते। और एक कॉज है इन्फेक्शंस और ये फ्रैक्चर्स। जब इन्फेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल टीबी, जो स्पाइनल टीबी होता है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉम्प्टली नहीं चला तो ट्रीटमेंट में थोड़ा देरी हो गया, तो समझो इन्फेक्शन सीवियर इन्फेक्शन है, 2-3 हड्डी में इफेक्ट हो गया है, तो उससे काइफोसिस हो सकता है, मतलब स्पाइन आगे की तरफ बेंड हो सकता है। Okay. तो इन्फेक्शन की वजह से काइफोसिस आ सकता है, स्कोलियोसिस नहीं होता है। स्कोलियोसिस नहीं होता है यूजुअली। और कुछ फ्रैक्चर्स है, कुछ डिसलोकेशंस है, उसके वजह से काइफोसिस और स्कोलियोसिस आ सकता है। और फ्रैक्चर से अच्छा हील नहीं हुआ तो काइफोसिस आ सकता है। लेकिन ये पोस्चर और वेट लिफ्टिंग से डिफॉर्मिटी नहीं आते, खाली बैक में आता है। ओके। जो कि सर जो इन्फेक्शन होता है तो उसको लिए आप किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से जो स्कोलियोसिस होता है, टीबी हो गया, काइफोसिस होता है इन्फेक्शन की वजह से। काइफोसिस होता है। तो इन्फेक्शन ये ज़्यादातर नेग्लेक्टेड केसेस में होता है। ओके। So, अगर इन्फेक्शन को शुरू से ही हमने डायग्नोज किया, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, तो जो कॉमनली टीबी की वजह से होता है, अगर टीबी का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया जो 9 महीने का चलता है, अगर वो लिया तो टीबी अच्छा हील हो जाता है और डिफॉर्मिटी नहीं आता है। कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन होता है। सीवियर इन्फेक्शन मतलब 3-4 हड्डी इन्फेक्ट हो सकता है जी। तो उसमें काइफोसिस आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन हम उसको जल्दी डायग्नोज किया और कभी कभी उसको सर्जरी भी लग सकता है। ओके। अगर सर्जरी किया तो हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसका है अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब दवा भी दे सकता है और वेरी रेयरली सर्जरी भी करना पड़ता है। सर जैसे कि अभी थोड़ा सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे किसी को डिफॉर्मिटी होता है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी होता है या फिर स्कोलियोसिस, काइफोसिस कुछ भी होता है, तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी? क्या स्पाइनल डिफॉर्मिटी क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होता है और एक चाइल्ड में क्या नोटिस किया जाएगा? सिम्टम्स मतलब अपीयरेंस में चेंज आता है जी। एंड ये जो सिम्टम्स है पेशेंट नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बैक में टेढ़ा है तो पेशेंट नहीं नोटिस कर सकते, क्योंकि वो मिरर में नहीं देख सकते जी। तो कॉमनली क्या होता है हमारे पेशेंट्स में, मदर्स नोटिस करते हैं जब उनको नहाता है तो पीछे कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा नोटिस करते हैं। उसका क्लोज फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि क्यों तुम चलते वक्त ऐसे टेढ़ा टहल रहे हो, क्यों ऐसा टिल्ट हो रहे हो। कभी कभी लोग जो सोचते हैं कि वो हेवी बैग जो स्कूल बैग्स होता है ना, तो ज़्यादा लोड चलने से वो ऐसा टेढ़ा हो रहे, वो ऐसा सोचते हैं। सो स्कोलियोसिस में पेन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थकावट होता है, मतलब थोड़ा काम करने से थोड़ा थकावट आ जाएगा, या ज़्यादातर अपीयरेंस से ही उसको डायग्नोज कर सकते हैं। सर जैसे कि एक चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है, तो अगर जैसे कि बाय बर्थ उसका होगा, क्या क्या आपको सिम्टम्स को पता चलेगा? छोटा बच्चा, हाँ, जो अपीयरेंस सो जब उसको बैग को फील किया तो एक हम्प जैसा लगेगा या उसको सामने तो देखेगा तो थोड़ा टेढ़ा लगेगा, या तो एक शोल्डर अप और एक शोल्डर डाउन लगेगा। ओके। तो इसके हिसाब से हम पता चल सकते हैं कि एक शोल्डर अप रहेगा, एक शोल्डर डाउन रहेगा। नहीं तो उसको जो कमर है यहाँ पे भी टेढ़ा जैसा लगेगा, ऐसा दिखेगा। ओके। तो ये एक साइड को झुका हुआ लगेगा, एक साइड से झुका हुआ, और थोड़ा आगे आगे झुकने से यहाँ पे थोड़ा ऊपर जैसा लगेगा। और जब भी वो लोग सोते हैं, जब सीधा सोते हैं, तो उसको पता चलेगा कि एक साइड टच हो रहा है बेड को, एक साइड नहीं टच हो रहा है। तो वो सब पेशेंट बोल सकते हैं कि मैं जब सीधा सोता हूँ तो ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। और ये जो काइफोसिस है, अगर काइफोसिस ज़्यादा है तो वो सीधा सोने से 1-2 पिलो ज़्यादा रखना पड़ेगा। सब लोग को एक पिलो से काफ़ी है, नेक रेस्ट होगा। अगर समझो काइफोसिस ज़्यादा है तो ऐसा पोस्चर ऐसा होगा,
हाँ। तो इसकी वजह से 2 पिलो रखना पड़ेगा टू सपोर्ट योर हाँ, तो सपोर्ट हेड को सपोर्ट करने के लिए। हाँ। तो ऐसे पता सकते हैं। सर जैसे पता चल गया कि काइफोसिस हो रहा है, एक तो हो गया कि देख के पता चलता है, और जैसे पेशेंट आपके पास आए हैं तो आप किस टाइप का डायग्नोसिस और करेंगे, मतलब जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन ऐसा कुछ होता है? हाँ, पहले उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। Okay. मतलब पेशेंट को देखना है और पेशेंट को एग्जामिन करना है। जब पेशेंट को देखने से ही हमको ज़्यादा तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, सी का टेढ़ापन कहाँ पे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, और पूछते हैं कि ये पास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स कब नोटिस किया, और वो मतलब तेज से बढ़ रहे कि नहीं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर समझो वो पिछले 6 महीने में तेज से बढ़े, मतलब रैपिडली प्रोग्रेसिंग, उनका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। समझो 2-3 साल से ऐसे ही है, मतलब बड़ा नहीं, प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उसको ट्रीटमेंट अलग रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के पहले, मतलब एक्सरे स्कैन करने के पहले हमको पेशेंट से बात करना पड़ेगा, पेशेंट और उसका पेरेंट्स से, कि कैसे शुरू हुआ है, कैसे बढ़ रहे हैं, वो ये टेढ़ापन से उसको पेशेंट को कुछ तकलीफ है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं बताता है कि मेरे को तकलीफ है, लेकिन वो अंदर फील होता है, स्पेशली यंग गर्ल्स, जो एडल्ट के गर्ल्स होते हैं ना, 12 साल 13 साल, तो उन लोग को जब स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है तो उन लोग को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो बाहर नहीं बता सकते वो लोग, तो अंदर अंदर वो मेंटली सफ़र होता है। तो वो सब पेशेंट से बात करने से ही पता चल जाएगा। तो ज़्यादा डल रहते से वो उसको, जो फ्रेंड्स लोग हैं वो थोड़ा टीज करते हैं, हाँ, तो वो सब ये बता नहीं सकते वो लोग। सो पेशेंट से भी पर्सनली बात करना पड़ेगा कि आपका कमर जो टेढ़ा है, आपका रीढ़ का हड्डी छोटा टेढ़ा है, तो इसकी वजह से आपको कुछ दिक्कत हो रहा है कि नहीं। तो पेरेंट्स क्या समझेंगे, थोड़ा टेढ़ा है तो उससे क्या हुआ, तो वो खेल रहे, कूद रहे, वो क्लास जा रहे, अच्छी तरह पढ़ रहे, तो उसको ट्रीट करने की क्या ज़रूरत है। तो वो ओपिनियन में पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी रहेगा, उसके लिए उसका क्यों मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन जो पेशेंट है वो लड़की है, तो अंदर उसको बहुत मेंटल टेंशन चल रहा होगा, तो वो सब हम पता करना चाहिए। उसके बाद एक्सरेज करेंगे। एक्सरे में हमको पूरा डिफॉर्मिटी के बारे में पता चलेगा। उसके बाद अगर वो सर्जरी और एमआरआई से थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट मेजर इन्फॉर्मेशन एक्सरे में मिल जाएगा। ओके सर, जैसे कि हम बहुत सारे पेशेंट नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, आई थिंक वो एडोलेसेंट केस में होते हैं, 10-11-12 साल के बाद होते हैं, जब बच्चा बड़े हो जाता है, तो लड़की, इनकेस ऑफ गर्ल जब बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, वो उसके पापा में देख नहीं पाते हैं उसका क्या हुआ है, बट वो तो बाथरूम ड्रेस चेंज करके फिर वो अपने काम पर लग जाता है। तो जब बाद में आता है तब आई थिंक उसका जो स्कोलियोसिस और काइफोसिस जो एंगल है वो ज़्यादा बढ़ जाता होगा, जो हम नोटिस किए इस चीज़ को, और जब ज़्यादा हो जाता है तब वो नोटिस करते हैं कि नहीं ये ज़्यादा हो गया है। ये जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है उसमें कुछ पेन ऐसा कुछ होता है? स्कोलियोसिस में यूजुअली पेन नहीं होता है। अगर कोई पेशेंट होता है, क्योंकि जब पेन होता है तो उनको लगता है कि ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट करवाता है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी में ये भी स्कोलियोसिस है, अगर इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं किए करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकता है? तो स्कोलियोसिस में तो पेन नहीं आता है ज़्यादातर। पेशेंट क्या होता है, अगर पेन है तो वो ट्रीटमेंट के लिए आता है। काइफोसिस में थोड़ा ज़्यादा, काइफोसिस में पेन आ सकता है। स्कोलियोसिस में खाली अपीयरेंस में टेढ़ा होता है। तो अगर समझो आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होता है, एज के हिसाब से अपना स्केलेटन भी बढ़ता है, अपना हड्डी भी बढ़ता है। तो अगर अपना रीढ़ का हड्डी सीधा है तो सीधा बढ़ता है, मतलब स्ट्रेट टॉल होता है। अगर वो हड्डी में थोड़ा बेंड है, अगर जब ग्रोइंग पीरियड में वो बेंड बढ़ता है तो डिफॉर्मिटी बढ़ता है। तो स्पेशली ग्रोइंग पीरियड मतलब लड़की लोग को 11 से 14, वो 3 साल में उसका हाइट ज़्यादा बढ़ता है। बॉयज़ को, लड़के को वो 14 से 17 तक, तो ये वो 3 साल में उसका हाइट ज़्यादा बढ़ता है। तो ये 3 साल में अगर स्कोलियोसिस है शुरू हुआ तो ये 3 साल में और बढ़ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली बॉयज़ में 14 to 17 में स्कोलियोसिस और बढ़ जाएगा। तो वो ग्रोथ होने के बाद वो बहुत डिफॉर्म लगता है देखने में। और कुछ जैसे कि ग्रोथ होगा तो कुछ लंग्स में या फिर हार्ट में कुछ, हाँ, अगर समझो ये स्कोल्स बहुत ज़्यादा हो गया, समझो ये 100 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या होता है, एक साइड बेंड होने से एक साइड लंग का वॉल्यूम उसको कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो उसकी वजह से वो लंग में उसका कैपेसिटी कम होता है। तो जो बच्चों का उसका लंग कैपेसिटी कम होता है, तो इसलिए वो जल्दी थकावट आ जाता है। तो उसका लंग कैपेसिटी कम हो जाता है। और हार्ट कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? हार्ट में बहुत ज़्यादा होने से हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। वो सीवियर स्कोलियोसिस में होता है।
सीवियर स्कोलिसिस मतलब अगर 100 से ज़्यादा है, 100 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये लंग और हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके। और सर अगर स्कोलिसिस होता है तो जो उसका जो साइड मसल है, पैरास्पाइनल मसल्स हो गया होगा, या फिर वहाँ पे जो नर्व्स, उसमें कुछ तकलीफ होता है? उसमें कुछ ऐसा आज तक नोटिस आप किए हैं कभी इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको कुछ लाइक सियाटिका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? स्कोलिसिस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काइफोसिस में काइफोसिस ज़्यादा है। अगर जी। काइफोसिस ज़्यादा बढ़ गया तो थोड़ा लेटर स्टेज में, समझो बहुत साल से काइफोसिस है, तो अगर वैसा लेट स्टेज में जी। वैसा अगर समझो 5-10 साल से या 15 साल से काइफोसिस है, तो जो डिफॉर्मिटी है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर सकते हैं। ओके। वो प्रेस करने की वजह से उसको दोनों पैर में वीकनेस आ सकते हैं, ओके। और बढ़ गया तो पैरालाइज भी हो सकते हैं। ओके। तो उसको लेट ऑनसेट पैरापेरेसिस पैराप्लीजिया बोलते हैं। तो ये जो पैरालिसिस है काइफोसिस से आता है, लेकिन स्कोलिसिस से नहीं आता है। तो काइफोसिस मोर डेंजरस देन स्कोलिसिस? हाँ।